नमस्कार, स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। 2 राज्य मंत्रियों के राज्यसभा टर्म खत्म होने के बाद और जिस तरह से कुरियन जो केरला से आते हैं और बिट्टू जो कि पंजाब से आते हैं और दोनों के इस्तीफे के बाद और ख़ास करके 2 राज्य मंत्री और जो कि बीजेपी के राज्य अलग-अलग राज्यों में दिल्ली में और उत्तर प्रदेश में वहाँ के अध्यक्ष हैं। इसके बाद अटकलों का बाज़ार गर्म है। दिल्ली का जो रायसीना कॉरिडोर है, वहाँ पर किस तरह से कैबिनेट में रिसफल होगा, वहाँ पे किनके-किनके पर कतरे जाएँगे, कौन नए चेहरे आएँगे और ख़ास करके जब गृहमंत्री अमित शाह ने राष्ट्रपति से मुलाकात की, उसके बाद इन चर्चाओं को और आधार मिला है कि अगले कुछ दिनों में कैबिनेट में रिशफ़ल होने वाला है। हालाँकि प्रधानमंत्री इस समय सेशल्स की यात्रा पे अगले 2-3 दिनों में जा रहे हैं, तो इसलिए रविवार सोमवार इस तरह के दिन कैबिनेट रिशफ़ल होने की संभावना न के बराबर है, लेकिन आने वाले दिनों में कैबिनेट रिशफ़ल जब भी होगा, तब ये सारे कयास हैं कि किन मंत्रियों की इंडक्शन होगी, कौन जाएगा, कौन आएगा और ख़ास करके प्रधानमंत्री के पिछले 12 साल के कार्यकाल को अगर देखें, तो उन्होंने 12 साल के कार्यकाल में 5 कैबिनेट रिशफ़ल किए हैं। 5 कैबिनेट रिशफ़ल में ज़्यादातर जो रिशफ़ल हुए पहले टेन्योर में हुआ, 2014 से 2019 के बीच में। दूसरा जो कार्यकाल जो रहा उसमें 2021 में जो रिशफ़ल हुआ, उसमें कई सारे चेहरों की छुट्टी हुई थी। अब संभावना ये जताई जा रही है, कई सारे लोग ये कह रहे हैं कि कामराज प्लान की ज़रूरत है, बड़े रिशफ़ल की ज़रूरत है, यानी कि 2029 के कार्यकाल पूरा होते-होते सरकार में एक फटीग फैक्टर आ गया है, सरकार में पूरे पोस्टमार्टम की ज़रूरत है। कई सारे लोगों को ये लगता है कि प्रधानमंत्री को जो जानते हैं, उनकी कार्यशैली को जानते हैं, उन्हें लगता है कि प्रधानमंत्री कंटिन्यूटी में विश्वास रखते हैं और इसलिए उतने बड़े फेरबदल की संभावना नहीं दिखती है। लेकिन निश्चित रूप से जिस तरह से टीएमसी में टूट हुई है, जिस तरह से शिवसेना में टूट हुई है और कुछ जो चुनावी राज्य हैं, उनको ध्यान में देखते हुए कुछ नए चेहरे आ सकते हैं। तो इन सवालों को हम समझते हैं आज के कार्यक्रम में हमारे साथ 3 मेहमान जुड़ रहे हैं। सीनियर जर्नलिस्ट आज राजगोपालन साहब जो कि सरकार को ट्रैक करते हैं, गहरी नज़र रखते हैं। संजय कुमार जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं, दिल्ली से जुड़ रहे हैं और साथ ही सुनील शुक्ला जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं, वो भी दिल्ली से जुड़ रहे हैं। सबसे पहले राजगोपालन साहब आपसे शुरुआत करते हैं। आपको क्या लग रहा है कि किसकी छुट्टी होने वाली है? कौन-कौन निशाने पर है? और जिसको टॉप 3, टॉप 4, टॉप 5 में आपको क्या लग रहा है किसकी छुट्टी हो सकती है और कौन नए चेहरे आ सकते हैं? प्रधानमंत्री को वो जो दल बदल करना आ गया, यानी चेंजेस करने के लिए स्वाभाविक नहीं। इतना 12 साल में 5 बार उन्होंने मेजर इनिशिएटिव लिया है। लेकिन मुझे लगता है टोटल 41 पार्टी है पार्लियामेंट में। 41 पार्टी में सबको रिप्रेजेंटेशन, क्योंकि वहाँ पे विपक्ष के राज्य के अलावा तृणमूल कांग्रेस टूट गया है, शिवसेना टूट गया है, एनसीपी से क्या करना है, अभी डीएमके का पोजीशन क्या है, इंडिया अलायंस में क्या क्या आएगा, क्या क्या जाएगा, इतना नजर अंदाजा रखने में मुझे लगता है टोटल 85 मिनिस्ट्रीज है टोटल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में। अभी 30 कैबिनेट मिनिस्टर्स है, 5 एमओएस इंडिपेंडेंट है, 36 एमओएस है, टोटल 71 है, लेकिन कैपेसिटी है 75। आपको आने वाले जो टूटा है तृणमूल कांग्रेस से 20 एमएलए आ रहे, एमपी आ रहे, उसमें कम से कम 3 नहीं तो 4 देना पड़ेगा। इसका रिप्रेजेंटेशन प्रपोर्शन इतना भी है। प्लस ये बड़ा कठिन कारण है। आपने बोला किसका छुट्टी करेगा, अभी लोकसभा राज्यसभा का देखना पड़ेगा, कास्ट वाइज देखना पड़ेगा, रीजन वाइज देखना पड़ेगा, किस राज्य में किधर पोल्स जा रहे हैं। अभी देखो उत्तर प्रदेश को दबाव देना है, प्लस बिहार से अभी चुना हुआ, वेस्ट बंगाल में हुआ, असम में हुआ है, उसको भी रिप्रेजेंटेशन देना है। एमपी परफॉर्मेंस भी है उसके अलावा। सेकेंड रीजन वाइज है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट, क्योंकि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स का रिप्रेजेंटेशन, ये तो मुझे लगता है बहुत बहुत कठिन कारण है जी। इसके बीच में कल अमित शाह साहब ने जा करके राष्ट्रपति से मिला, परसों प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति से मिला। ये दोनों जोड़ करके देखोगे गवर्नर्स रिशफल भी आने वाले हैं। जो भी इधर से केंद्रीय मंत्रिमंडल से निकलेंगे वो गवर्नर बनेगा, नहीं तो पार्टी से नए गवर्नर बन सकते हैं। लाइक दैट 8 गवर्नर्स हैं वो जो अभी काल से 1 साल 2 साल एक्स्ट्रा ठहरे हुए हैं, उसको सबको लेके उत्तर प्रदेश
उत्तर प्रदेश में चुनाव होना है। आनंदीबेन आनंद पटेल तो बहुत दिनों से टिकी हुई हैं वहां पे, और ये भी बहुत खबर है कि वहां पे मुख्यमंत्री चाहते हैं कि वो डटी रहे, लेकिन दिल्ली के कुछ लोग चाहते हैं कि उनकी विदाई हो। तो इशारे इतना समस्या में कम से कम मंथन किया है वो 8 9 10 दिन। मुझे लगता है प्रधानमंत्री विदेश टाइम पर जाने टाइम पर अमित शाह साहब ने राजनाथ सिंह साहब घर जा करके लिस्ट भी किया है। इसके बीच में पार्टी से भी निकालना है। कैबिनेट रिशफल मतलब एक ही काम नहीं है। ये तो आपको जो खेल खेलते हैं सीढ़ी शाम का तरह, एक सीढ़ी में जाएंगे शाम से उतरेंगे। तो ऐसे खेल है, बहुत बहुत कठिन है। मुझे लगता है 3 4 को छुट्टी होगी थी जरूर, लेकिन आप धर्मेंद्र दो प्रधान बचेगा। धर्मेंद्र प्रधान बच जाएगा, हरदीप सिंह पुरी बचेगा। नए नए कूल कूल आएगा। इसके पीछे की वजह क्या आपको लगती है कि धर्मेंद्र प्रधान चूंकि संघ के भी लाडले हैं, प्रधानमंत्री के भी एक तरह से जो बीजेपी की टॉप लीडरशिप है उसमें भी उनकी अच्छी ट्यूनिंग है। धर्मेंद्र प्रधान और भूपेंद्र यादव को एक समय में ये कहा जाता है कि ये तो रेडीमेड बीजेपी के प्रेसिडेंट हैं, जो कभी भी बीजेपी इनको बना सकती है। तो इसलिए आपको लगता है धर्मेंद्र प्रधान को हटाना मुश्किल होगा? नहीं, धर्मेंद्र प्रधान ने जो उत्तर प्रदेश में, बिहार में, राजस्थान में जीत करके दिया ना जी, वो ऑर्गेनाइजर है बिल्कुल। वो नरेंद्र मोदी साहब का पहले से वो प्रमोद महाजन का इमिटेट करते थे, शुरू से मैं जानता हूँ धर्मेंद्र प्रधान का। ओडिशा है, ओडिशा का चीफ मिनिस्टर बनना चाहते थे, नहीं हो पाएंगे, लेकिन वो अरुण जेटली का क्रिएशन है। तो ये भी देखना पड़ेगा किस कार्य किस में रहेगा। लेकिन इम्पोर्टेंट चीज है, आने वाले लोकसभा राज्यसभा को भी वो संभालना पड़ेगा। जो भी मंत्रिमंडल में आप लेके आ रहे हो, कठिन काम है। लेकिन आपने धर्मेंद्र प्रधान को हटाने के लिए बात इसीलिए नहीं होगी क्योंकि राहुल गांधी ने इसको समस्या उठा लिया ना जी, उसको निकालेगा नहीं है। तब राहुल गांधी के नजरिया से आ जाते हैं, प्राइम मिनिस्टर विल नॉट टच मिस्टर धर्मेंद्र प्रधान। इलाका बदल सकता है, इधर से उधर, उधर से इधर, लेकिन मंत्रिमंडल से छुट्टी नहीं होगी करके। तब तक ये जो विपक्ष का नजर नहीं लगते हैं, चेंजेस हो सकते हैं। टॉप जो इंडिपेंडेंट चार्ज टॉप जो कैबिनेट में आपको लगता है कि जो 3 4 ऊपर वाले जो हैं उनमें कोई चेंजेस नहीं होंगे? राजनाथ सिंह नहीं फिलहाल होंगे, बने रहेंगे, गडकरी बने नहीं रहेंगे, होंगे, ये नहीं सब होंगे नहीं जी, नहीं होंगे? होंगे, नहीं होंगे जी। आपने पहले इंट्रोडक्शन में बड़ा रायसीना हिल्स, रायसीना हिल्स तो खत्म हो गया, अभी सेवा तीर्थ हो गया और बिल्कुल जो कर्तव्य भवन हो गया। सो नॉर्थ ब्लॉक से, साउथ ब्लॉक से जो भी 5 मंत्री सीसीएस में जो भी है वो कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि अभी ईरान वार अभी भी खत्म हुआ है। पेट्रोल प्राइस, बजट, ये सारा इंटरलिंक्ड है, एक 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 एक। लेकिन अभी नरेंद्र मोदी साहब का टाइम पर एक नए इंट्रोडक्शन शुरू कर दिया है। चीफ मिनिस्टर भी बदल सकते हैं साथ साथ, सब जो अफवाह है, स्पेकुलेशन है। लेकिन उधर चीफ मिनिस्टर क्या, अभी मध्य प्रदेश चीफ मिनिस्टर के ऊपर सब लोग पत्थर फेंकने लग गया, उसको स्थिति क्या होगा? सपोज इफ यू टच हिम, उत्तर प्रदेश में उसको असर पड़ेगा, क्योंकि मिस्टर कल्याण सिंह ने, सॉरी अखिलेश सिंह ने भी, अखिलेश यादव यादव। ने भी बोल दिया है। सो दैट्स इंटर कनेक्शन में मुझे लगता है बहुत स्टेडीली देखना पड़ेगा। जो भी आ रहा है मिड टर्म, जो 2.5 साल हो गया नया सरकार आ करके, मिड टर्म ऑपरेशन का तरह देखोगे। विंटर सेशन, पार्लियामेंट सेशन में आपने कठिन बिल इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं सरकार, डिलिमिटेशन बिल, वुमेन्स रिजर्वेशन बिल। अभी देखो अचानक उत्तर प्रदेश में यूसीसी नहीं लेके आ रहा है, लेकिन वेस्ट बंगाल में लेके आ रहा है। आज के पेपर में पढ़ा था। क्यों यूसीसी बिल इसमें आएगा नहीं आएगा, ये सारा चीज के मद्देनजर रखते हुए सिर्फ 2 आदमी इसको एक्सरसाइज कर रहे हैं, एक नरेंद्र मोदी, दूसरा मिस्टर अमित शाह। बाकी किसी को पता नहीं होगा, लिख के देख लीजिए, क्योंकि बिल्कुल 12 साल नीचे देर आर मेनी चेंजेस, मेनी इंक्लूशंस, वी हैव टू वेट एंड वॉच। ये मुझे लगता है जुलाई 3 4 तारीख तक जाएगा, आजकल नहीं होने वाले हैं, नहीं होने वाले। बिल्कुल। जब सुनील शुक्ला साहब जब प्रधानमंत्री लौट कर आएंगे, उसके बाद ये उम्मीद की जा रही है कि जुलाई के पहले हफ्ते में कैबिनेट का रिशफल हो सकता है। लेकिन आपके हिसाब से कौन से ऐसे चेहरे ड्रॉप होंगे? प्रधानमंत्री का क्राइटेरिया क्या होगा? जैसे कि राजगोपालन साहब ने कहा कि एक मिड टर्म अप्रेजल सरकार उसको देख रही होगी, क्योंकि मंत्रियों का परफॉर्मेंस ये सब नापा जाता है। लेकिन अगर उस परफॉर्मेंस के हिसाब से देखा जाए
तो कई सारे मंत्री पहले ही नप जाने चाहिए, जिसमें धर्मेंद्र प्रधान है, निर्मला सीतारमण है, हरदीप पुरी है। ऐसे मंत्री आपको लगता है कि निकाले जाने चाहिए या उनकी छुट्टी होनी चाहिए? या फिर आपको लगता है कि प्रधानमंत्री के जो काम करने का तरीका है, वो कंटिन्यूटी में विश्वास रखते हैं? आपको याद होगा कि अभी तक भी कैबिनेट में बहुत सारे जो ब्यूरोक्रेट हैं, वो उनके गुजरात के ज़माने से हैं। उनके रसोइये, उनके जो ऑफ़िस में पीएमओ में काम करने वाले लोग हैं, वो गुजरात के ज़माने से हैं। तो प्रधानमंत्री बहुत जल्द अपनी जो कोर टीम है, उसमें तब्दीली नहीं करते हैं। आपको लगता है कि इलेक्शन कंसिडरेशन होगा या फिर मिड टर्म अप्रेज़ल होगा? किस तरह के कंसिडरेशन पे ये चेंजेज़ होंगे? धन्यवाद अनिमेश जी। अप्रेजल के आधार पर, डिलीवरी के आधार पर, काम करने के तौर तरीके के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं होगा। मेरा अपना ये मानना है कि जो परिवर्तन होंगे, अगर कुछ लोग लिए जा सकते हैं, तो आगामी वर्षों में जिन राज्यों में चुनाव है, उन राज्यों के लोग मंत्रिमंडल में शामिल किए जा सकते हैं और अभी जगह भी है उनके पास। आरोपों के आधार पर, कामकाज के आधार पर कब मंत्रिमंडल में फेरबदल हुआ? पूरे देश के युवा आंदोलित हैं शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर के, लगातार धरने प्रदर्शन चल रहे हैं। कहाँ कोई बात करने जा रहा है? कैबिनेट की मीटिंग हुई, कैबिनेट की मीटिंग में बाकायदे नीट की परीक्षा को सफलतापूर्वक आयोजित करने की बात को लेकर प्रधानमंत्री ने अपने कैबिनेट के सहयोगियों को धन्यवाद दिया और कहा कि जिस सहयोग के साथ और जिस तत्परता के साथ बहुत कम समय के अंदर दोबारा चुनाव हो गया है, वो आगे भी इस तरह के प्रयास जारी रहेंगे। तो ये किसी आरोप के कारण, कामकाज के कारण कोई इस्तीफा नहीं होने वाला है। हरदीप पुरी साहब के बारे में कितने सालों से ये बात चल रही है एप्स्टीन फाइल के मसले को लेकर, कौन सी कार्रवाई? एप्स्टीन से मिलने की बात हरदीप पुरी साहब ने खुद स्वीकार की। एप्स्टीन फाइल्स के नाम पर दुनिया के तमाम देशों में वहां के राजनीतिकों के खिलाफ कार्रवाई हुई। ब्रिटेन के राजा का भाई गिरफ्तार कर लिया गया। तमाम अन्य प्रधानमंत्री बदल गए। प्रधानमंत्री के बदलने के पीछे एक बड़ा कारण यही था कि उनके मंत्रिमंडल के लोग, स्टारमर के इस्तीफे में भी एक कारण बताया जा रहा है कि वहां के जिस व्यक्ति को उन्होंने राजदूत बनाया था, वह एप्स्टीन से उसके संपर्क थे और भारत में कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। आज तक उस विषय पर लेकर के किसी ने कोई बयान तक नहीं दिया। तो हरदीप पुरी साहब उस बिना पर चले जाएंगे, ये तो कोई एकदम आप कल्पना में जी रहे हैं, कुछ होने वाला नहीं है। जो परिवर्तन होंगे वो राजनीतिक कारणों से होंगे, राजनीतिक कारणों से इस आधार पर किए जा सकते हैं जहां चुनाव होने वाले। हो सकता है कि उत्तर प्रदेश में का प्रतिनिधित्व तो बढ़ जाए, हो सकता है कि जो अन्य राज्य हैं जहां पे कई राज्यों में चुनाव होने, पंजाब में होने वाले हैं चुनाव, जहां पे चुनाव होने वाले हैं विधानसभा के, हिमाचल, गोवा, उत्तराखंड है, हिमाचल है, गुजरात है, गोवा है, तमाम राज्य है जहाँ पे चुनाव होने हैं और वहाँ पे वहाँ की स्थिति ये हो सकती है कि वहाँ के लोगों को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाए। लेकिन किसी शिकायत के आधार पर, किसी कामकाज के आधार पर कहीं किसी मंत्री का कभी कोई नाम आता है क्या? जो कुछ भी होता है पीएमओ करता है, जो कुछ भी हो, जिस काम का भी श्रेय हो वो पीएमओ को दिया जाता है, जो कुछ भी राजनीतिक निर्णय होते हैं सब प्रधानमंत्री जी करते हैं। तो वो तो कोई क्राइटेरिया ही नहीं है। और कामकाज के आधार पर सुनील जी, एक मैं सिर्फ इसमें याद दिला दूं कि कामकाज के आधार पर मोदी कैबिनेट में पिछले 12 साल में अगर एक मंत्री की छुट्टी हुई, वो 2021 का जब ढेर सारे मंत्रियों की छुट्टी हुई थी, जिसमें कि रविशंकर प्रसाद, निशंक, प्रकाश जावड़ेकर, थावरचंद गहलोत, सदानंद गौड़ा, संतोष गंगवार, बाबुल सुप्रियो, इन सब में हर्षवर्धन की छुट्टी हुई थी, क्योंकि हर्षवर्धन को एक तरह से जिसको कहते हैं स्केपगोट भी बनाया गया था कि कोविड के कारण जो सारी नाकामी थी उनका ठिकरा फोड़कर एक तरह से उनको हटाया गया था। तो रमेश जी, वो भी तो बलि का बकरा बनाए गए थे ना। कोविड के कारण उनका, डॉक्टर हर्षवर्धन के कौन सी कमी थी? जब सब कुछ कोविड का पूरा जो भी कुछ भी चल रहा था वो प्रधानमंत्री जी के कंधे पर था। पूरे देश को ही संबोधित कर रहे थे, पूरे देश की गतिविधियां उन्हीं के इर्द गिर्द घूम रही थी, तो उसमें हर्षवर्धन की कौन सी कमी आ गई? राजनीतिक कारणों से उनका भी समय इस्तीफा हुआ था। अगर आप कामकाज के आधार पर इस्तीफे की बात करेंगे, आप मंत्रिमंडल से हटाने की बात करेंगे, ढेर सारे लोगों को हटाना पड़ेगा। लेकिन सवाल यह है कि क्या कैबिनेट में जो एक स्थिति होती है कि प्रत्येक मंत्री को अपने अपने मंत्रालय में काम करने की उतनी ही आजादी है जिसकी अपेक्षा की जाती रही है। प्रधानमंत्री सभी मंत्रालयों के सचिवों की बैठक खुद करते हैं, उनसे उनके काम का अप्रेजल खुद करते हैं, लेते हैं वो।
जो निर्णय जो नीतिगत फैसले होते हैं वो प्रधानमंत्री कार्यालय से उनको बताए जाते हैं। सचिवों की नियुक्तियां भी जो मंत्री हैं वो अपने सुविधा के अनुसार नहीं करा सकते। तो सवाल इस बात का नहीं है, अगर सभी निर्णय प्रधानमंत्री कार्यालय के इर्द गिर्द से संचालित और नियंत्रित होते हैं, तो फिर आप किस आधार पर कह सकते हैं कि कौन सा मंत्री सफल है, कौन सा मंत्री असफल है? ये एक आपने केवल और काफी केवल महत्वपूर्ण सवाल उठाया है, जिसका कि जवाब संजय से लेते हैं और राजगोपालन साहब से भी लेंगे। संजय, ये जो कई सारे लोग का कहना है कि आज इंडियन एक्सप्रेस में सरकार के ही और एक सिंपैथाइजर उन्होंने आर्टिकल लिखा है कि कामराज प्लान की जरूरत है, और क्या प्रधानमंत्री उस कामराज की तरह सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे पूरे सरकार और व्यवस्था में, पार्टी में। लेकिन कई सारे लोगों का ये आर्गुमेंट है कि सब कुछ अब पीएमओ ही करता है, तो फिर किसी व्यक्ति को आप कैसे अक्षम या फिर इनकॉम्पिटेंट करार देते हैं। मैंने तो वो भी समय देखा है और दिन देखा है कि पार्लियामेंट का सत्र चल रहा था और पीएमओ जो पार्लियामेंट में प्रधानमंत्री का कार्यालय है, वहां पर 26-27 साल के जो लड़के प्रधानमंत्री कार्यालय में हैं, 3 कैबिनेट मंत्री वहां पे खड़े थे, और वो तीनों मंत्री को वो 26-27 साल का जो लड़का है वो उन्हें डिक्टेट कर रहा था कि कल आपको उस जगह पे जाके उस कार्यक्रम में शरीक होना है। और वो उस भक्ति भाव से खड़े थे कि अगर इनकी कृपा नहीं हो तो मेरी गद्दी भी चली जाएगी। तो जब सब कुछ पीएमओ तय करता है, पीएमओ शायद भारत के इतिहास में इतना पावरफुल पीएमओ किसी भी राज्य में नहीं रहा होगा, तो फिर मंत्री को आप कैसे इनकॉम्पिटेंट करार दे सकते हैं कि फलाना मंत्री ने काम नहीं किया, इसके परफॉर्मेंस के आधार पे उसकी छुट्टी हुई। तो फिर तो राजनीतिक कारण है ना कुल मिला के। देखिए, मेरा मानना है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो कैबिनेट है ये कॉस्मेटिक है। ये सारे इर्द गिर्द केवल मोदी की ही छवि को चमकाने के लिए एक कॉस्मेटिक कैबिनेट बनाया जाता है। देखिए, कभी भी आप अगर कैबिनेट का कंपोजिशन पिछले सरकारों में अगर आप देखेंगे, तो जो बड़े बड़े ओहदे होते थे, चाहे वित्त मंत्रालय हो, फॉरेन मिनिस्ट्री हो और भी होम मिनिस्ट्री हो, ये सब बड़े बड़े ओहदे जो पॉलिटिकली हैवी वेट को मिलते थे। नहीं, वो हैवी वेट उनका तो अभी भी है। राजनाथ सिंह हैं जो इतने हैवी वेट हैं। नितिन गडकरी राजनाथ बीजेपी के प्रेसिडेंट रह तो चुके हैं। राजनाथ सिंह और अमित सिंह को छोड़ दें, तो हम्म, अभी हैवी वेट में कोई, अगर आप देखें सीतारमन, फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर, पीयूष गोयल, ये सब हैवी वेट नहीं है। ये इन लोग हैं जिनकी अपनी पॉलिटिकल हस्ती नहीं है। इन लोग प्राइम मिनिस्टर मोदी की के वजह से राजनीति में एग्जिस्ट कर रहे हैं, नहीं चाहेंगे तो नहीं एग्जिस्ट करेंगे, और इनके वजह से ही जीत सकते हैं, नहीं चाहे तो नहीं जीत सकते। और दूसरी बात, अगर देखें प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो कार्य करने की जो विधि रही है, कि आप देखिए जो भी उद्घाटन हो, चाहे रेलवे का उद्घाटन हो, चाहे सड़क का उद्घाटन हो, चाहे और भी किसी मंत्रालय का उद्घाटन हो, प्राइम मिनिस्टर का ही फेस आता है उसमें। मिनिस्टर्स आपको प्रेजेंट भी नहीं रहते हैं बहुत जगह, जो कंसर्न मिनिस्ट्री के जो इंचार्ज होते हैं वो प्रेजेंट भी नहीं रहते हैं। प्राइम नहीं, मिनिस्टर इसमें थोड़ा सा संजय मैं सुधार कर दूं कि मिनिस्टर को प्रेजेंट रहना जरूरी है, क्योंकि मिनिस्टर अगर प्रेजेंट नहीं रहेगा तो हो सकता है उसकी नौकरी चली जाए। मुझे एक सांसद हैं जिनकी ड्यूटी लगाई गई थी, उन्होंने कहानी बताई। दिल्ली के सांसद हैं और काफी चर्चित हो गए थे। उन्होंने पार्लियामेंट में किसी दूसरे सांसद के लिए काफी बदतमीजी वाली शब्द का इस्तेमाल किया था। उनकी ड्यूटी वेस्टर्न यूपी में लगाई गई थी और यूपी का चुनाव होना था, और वो उनको लगा कि ड्यूटी में से कुछ घंटे निकाल के वो दिल्ली अपने परिवार से मिलने चले आते हैं। और अमित शाह की ट्रैकिंग ऐसी है कि जैसे ही वो दिल्ली के बॉर्डर में घुसे तो अमित शाह का फोन उनके मोबाइल पे आया कि रमेश जी आप कहाँ पे हैं। तो रमेश जी ने कहा कि सर मैं तो यूपी में, वेस्टर्न यूपी में मेरी ड्यूटी लगाई गई थी। तो अमित शाह ने कहा कि अभी चुनाव का टाइम है, थोड़ा परिवार वगैरह पे कम ध्यान दीजिए, चुनाव पे ज्यादा ध्यान दीजिए। तो अमित शाह की जो ऑर्गेनाइजेशन ट्रैकिंग है वो इतनी मजबूत है कि कोई सांसद या कोई एमपी या कोई मंत्री अफोर्ड नहीं कर सकता कि वो जो पार्टी ने काम असाइन किया है उसको छोड़ के कुछ और करे तो उसकी नौकरी चली जाएगी। मैं ये सब चीज मानता हूँ। अगर इतना ही सब चीज ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रांग है, इस ऑर्गेनाइजेशन पे पकड़ है, तो इनको इलेक्शन मैनेज करने की जरूरत नहीं पड़ती। वो अलग कहानी है। वो
कैसे पार्टी के अंदर ये मैनेज करते हैं और कैसे ये व्यवहार करते हैं अपने एमपीज, और वो अलग कहानी कैसे भेजते हैं इनको कैंपेनिंग के लिए। अगर कैंपेनिंग और इसके थ्रू ही इलेक्शंस, ये इलेक्शंस अगर जीतते होते तो इनको ना इलेक्शन कमीशन के कॉन्स्टिट्यूशंस में बदलाव करने पड़ते, ना इलेक्शंस जीतने के लिए इतने प्रोसेसेस, जो इलेक्टोरल प्रोसेसेस में इतने हेरफेर करने पड़ती। वो मैं उस डिबेट में नहीं जाना चाहता। माय पॉइंट इज दैट कैबिनेट एक कॉस्मेटिक है प्राइम मिनिस्टर मोदी का। इसमें अगर इसे प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ये सरकार रन कर रही है, इसमें एक ही चेहरा आपको नजर आएगा हमेशा, और वो है प्राइम मिनिस्टर का। चाहे आप पीआईबी के कैलेंडर को देख लीजिए, चाहे और कहीं भी आप देख लीजिए। तो ये एक जो ट्रेडिशनल और कैबिनेट होता है, उस कैबिनेट के पैरामीटर्स में यहाँ के फेरबदल को हम नहीं देख सकते। इनको आपको यू विल नेवर नो कि काहे एक प्रकाश जावड़ेकर को क्यों हटा दिया गया। आपको कभी एक्सप्लेन नहीं किया, आप नहीं जान पाएंगे कि प्रकाश जावड़ेकर सडनली आउट ऑफ सीन कैसे हो गए। इवन रविशंकर प्रसाद जो इतने कॉम्पिटेंट प्रवक्ता के तौर पे जाने जाते हैं, सदानंद गौड़ा जो उनके फॉर्मर चीफ मिनिस्टर रहे, सीनियर रविशंकर प्रसाद जैसे जो सीनियर एक बीजेपी के लीडर हैं, उनको सडनली दरकिनार करके अब वो आउट ऑफ फोकस हो गए। अगर मान लिया अभी जो चर्चा हो रही है कि जो हिमाचल के जो लीडर हैं, क्या नाम है, अनुराग ठाकुर, हाँ, अनुराग ठाकुर को दोबारा वापसी होगी, तो पहले आप क्यों हटाया आपने। तो बहुत सारे चीज है जो इनके, तो आप इनके कार्य प्रणाली में एक समझिए कि ऑटोक्रेटिक वे ऑफ थिंकिंग है। इट्स अबाउट कि अगर आप लॉयल हैं टू द बॉस, और अगर बॉस आपसे खुश हैं तो आप इन है कैबिनेट में आपको जगह मिलेगी। आप मिनिस्टर्स का जो ओहदा और उसका फायदा उठा सकते हैं, उस कंफर्ट में जी सकते हैं। अदरवाइज आप देखिए कि जयशंकर, चाहे निर्मला सीतारमन, क्या अचीवमेंट है। आज इंडिया का फॉरेन पॉलिसी कहीं भी टिकता नहीं है। अब हम वी हैव फेल्ड इन सो फार एज फॉरेन पॉलिसी इज कंसर्न। निर्मला सीतारमन का जो इकोनॉमी आज हमारा बहुत बदतर स्थिति में है, बट शी विल बी रिवॉर्डेड। अगर हो सकता है नहीं, वो मिनिस्ट्री से हटाकर दूसरे मिनिस्ट्री में देंगे, लेकिन साइडलाइन नहीं होंगे। लेकिन क्यों उनको ऐसे लाइट वेट लोगों को क्यों प्रमोट किया जाता है, क्यों रखा जाता है? चूंकि ये इनकी बात सुनेंगे और इनके ही समझ रहम करम पर इन लोग इन राजनीति टिके हुए। तो कहने का इसका मतलब जवाब दूसरी बात मैं कि अगर परफॉर्मेंस पे ही अगर आप बात कर रहे थे परफॉर्मेंस पे, देन प्राइम मिनिस्टर मोदीज परफॉर्मेंस आल्सो नीड्स टू बी असेस्ड। क्या वो डिलीवर कर पाए पिछले 12-13 साल में? आज डेमोक्रेसी किसी भी पैरामीटर में, चाहे डेमोक्रेसी का पैरामीटर हो, चाहे ह्यूमन राइट्स का पैरामीटर हो, चाहे देश में जो सिविल राइट्स और ह्यूमन और अदर्स राइट्स की बात हो, किस पैरामीटर पे प्राइम मिनिस्टर सक्सेसफुल रहे? कहीं नहीं। हम एक डिमिनिश्ड नेशन एज ए डेमोक्रेसी है। ठीक है, इसका जवाब हम राजगोपालन जी से लेते हैं। राजगोपालन जी, एक जो संजय बात कह रहे हैं और कई सारे लोग ये कहते हैं कि बहुत सारे कैबिनेट में वैसे सदस्य हैं, मेंबर्स हैं जो हैवी वेट्स नहीं है, जिन्होंने इलेक्टोरल डेमोक्रेसी में जैसे कहते हैं ना कि कोई भाई शिवराज सिंह चौहान है, शिवराज सिंह चौहान ने भाई अपनी शख्सियत बनाई है, 4 बार के चीफ मिनिस्टर हैं, रगड़ के वो मध्य प्रदेश में किला उन्होंने ठोका, बीजेपी को जिताया। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो सिलेक्टेड हैं, वो इलेक्टेड नहीं है। मतलब हमें लगा कि आपको बना दे तो निर्मला सीतारमन जी को उन्होंने वित्त मंत्री बना दिया। बहुत सारे उनसे ज्यादा कॉम्पिटेंट लोग हैं जो बीजेपी में ही हैं, जो इकोनॉमी को बेहतर समझते हैं। इवन शक्तिकांत दास जिसकी नाम की चर्चा हो रही है, वो उनसे बेहतर अर्थशास्त्री और बेहतर वित्त मंत्री हो सकते हैं अगर लैटरल एंट्री में ही। इवन बीजेपी में उनसे बेहतर लोग हैं। तो हैवी वेट्स को इग्नोर करके आप अगर उस तरह के चेहरों को कैबिनेट में जगह देते हैं, और इसके ड्रॉबैक भी है कि कल की तारीख में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर गद्दी से हटेंगे तो आपकी स्थिति राजस्थान में वो भजन लाल वाली हो जाएगी और मोहन यादव वाली, जो कि मुख्यमंत्री आपके स्टेट को जिता नहीं सकते। तो वैसी स्थिति में फिर आपको हैवी वेट की जरूरत पड़ेगी।
तो कुल मिला के दोनों तरह के खतरे हैं। प्रधानमंत्री की जब तक पॉपुलैरिटी है, प्रधानमंत्री अपने कंधे पर विक्रम बेताल की तरह सबको ढोते रहेंगे, लेकिन जिस दिन वो हटेंगे उस दिन बीजेपी का बुरा हाल हो सकता है। आपने खत्म कर दिया, अभी बोलने का कुछ है बाकी जी है क्या? नहीं, राजगोपाल जी, नहीं, आपने कुछ और बोलना चाहते हैं बोल दीजिए, मैं जवाब दे दूंगा जी। हाँ नहीं, पहले क्योंकि पहले तीन दोनों सवालों का जवाब दे। आपने पिछले पिछले 2 दशकों के 20 ईयर्स से आप नजर देख रहे हैं, 2004 से 2014, 2014 से 2026, ये 10 साल बांट करके देखोगे। पिछले सरकार का आपने खुद कहा है इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर नहीं है, सेलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर है, उसको आप नजरअंदाज कर दिया है। आपने कह रहे थे इलेक्टेड मिनिस्टर्स नहीं है, सेलेक्टेड मिनिस्टर्स आपने जाकर जिक्र किया। मुझे लगता है आपको याद दिलाना पड़ता है, नेशनल एडवाइजरी काउंसिल करके एक बिठा करके सोनिया गांधी थीर मारती थी मिस्टर नरेंद्र मोदी साहब के पास तो कोई एनएसी नहीं है, एक ही सेंटर ऑफ पावर है, 2 सेंटर ऑफ पावर्स नहीं है। सेकंड थिंग, ये रिमोट कंट्रोल सरकार नहीं है, नरेंद्र मोदी का है। नरेंद्र मोदी ने चुनाव में जीता, 300 सीट लेके आए थे। आपको याद दिलाना चाहता हूँ, 45 साल पार्लियामेंट कवर कर रहे हैं मैंने, आपको याद होगा 1991 राजीव गांधी हत्या को बाद, प्लस राजीव गांधी के इतना 400 लोग आए थे 1985 के बाद, कितना मजबूर सरकार उनके पास थे, वो क्या किया है? कुछ नहीं कर पाया। Therefore, मुझे लगता है नरेंद्र मोदी सरकार चुनाव ने जीत करके आए हैं। ही इज नॉट अ ड्रॉप्ड प्राइम मिनिस्टर लाइक मनमोहन सिंह। सोनिया गांधी उंगली पर नहीं चलती थी, इधर नरेंद्र मोदी उंगली पर चलेगी। डेमोक्रेसी मजबूत है, फॉरेन पॉलिसी मजबूत है, इकोनॉमी $5 ट्रिलियन के लिए कर रही। बीच में ये ईरान वार आ गया, इसको ड्राइव किया नरेंद्र मोदी एंड निर्मला सीतारमण, इसको लेके आया मिस्टर जयशंकर एंड मिस्टर नरेंद्र मोदी। सेकेंड थिंग, किसी फंक्शन में नरेंद्र मोदी की जरूरत है, इसीलिए वो खुद जाना चाहते हैं, सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास, ऐसे मंत्र में ये चलाते थे सरकार। नॉट विथ नेशनल एडवाइजरी काउंसिल जो लेफ्ट ओरिएंटेशन में कांग्रेस को करो, नक्सलवादियों को बिठा दो, ये नहीं है। लेकिन ये 12 साल में नरेंद्र मोदी का सरकार है, नरेंद्र मोदी लीडरशिप में मुझे लगता है नक्सल विवाद खत्म किया है, आर्टिकल 370 लेके आया है, ट्रिपल तलाक लेके आया है। इसीलिए नरेंद्र मोदी का श्रेय जाते हैं। मंत्रिमंडल में जितना भी संगठन है, मंत्रिमंडल में जितना भी मंत्री है, एजुकेटेड मंत्री है, उसको कोऑपरेशन से ही नरेंद्र मोदी ने किया। सेकंड थिंग, एक आदमी ने इतना वोट ले आ सकते हैं क्या? आप 2004 से 2014 तक देखो, 2014 में कांग्रेस का स्थिति होगी 44 सीट। आपको मनमोहन सिंह ने इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने क्या किया? 2C घोटाला किया। इसमें क्या किया? कुछ नहीं किया नरेंद्र मोदी सरकार में। देयरफॉर मंत्रिमंडल का इंपॉर्टेंस है, नॉट द पर्सनालिटी। में ये लेना चाहता हूँ, सोनिया गांधी की तरह ये पीछे से रिमोट कंट्रोल कोई नहीं चलाया नरेंद्र मोदी सरकार का, इसीलिए 3 बार आए थे नरेंद्र मोदी, 4था बार भी आएगा नहीं आएगा जनता डिसाइड करेगी। आज तक इंटरनेशनल रिलेशनशिप में कोरोना बीमारी टाइम पर अभी गैस सिलेंडर कल सबको ओपन कर दिया है। ये हरदीप सिंह पुरी का विदेश नीति प्लस उनके नेतृत्व का श्रेय है। माय अंडरस्टैंडिंग है, जो भी नेता है, जितना भी इलेक्शन प्रोपेगेंडा किया है वो सरकार चला सकते हैं, जो इलेक्शन प्रोपेगेंडा नहीं चलाया है वो रिमोट कंट्रोल नहीं चला सकते, उसको रिफ्लेक्ट करते हैं कैबिनेट। ठीक है, सुनील शुक्ला जी आप जवाब दें। जो बातें कही कि ठीक है, जो एनएससी बना था और वो यूपीए की सरकार रिमोट कंट्रोल थी, ये सारे आरोप लगे, और जो सच भी था कि प्रधानमंत्री की जो अथॉरिटी थी वो कमजोर हो गई थी यूपीए के दौरान में, और एक रिमोट कंट्रोल से व्यवस्था चल रही थी, वो सारी बात सच है, और शायद इसलिए जनता ने यूपीए सरकार को वोट आउट कर दिया, वो सत्ता से बाहर हो गए। लेकिन आज की तारीख में जो आपको लगता है कि जो कैबिनेट की स्थिति है, जिसमें जो मंत्री हैं जो परफॉर्मर नहीं हैं, वो सब कहीं ना कहीं
ये चैलेंज प्रधानमंत्री के लिए है कि उनके कंधे पर उनकी पॉपुलैरिटी पे सवार होकर प्रधानमंत्री आखिर कब तक बोझ ढोते रहेंगे। और शायद ये एक बड़ा खतरा भी है कि बीजेपी का सारा बोझ प्रधानमंत्री उठाए चल रहे हैं। कल की तारीख में प्रधानमंत्री अगर पद से हटते हैं तो बीजेपी के लिए उन राज्यों में खतरा है कि जहां पे टैलेंट को आपने मजबूत नहीं किया, या फिर टैलेंट को जिनके जो जनाधार वाले नेता हैं, मसलन राजस्थान में आपने वसुंधरा को किनारे कर दिया, मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान ने चुनाव जीता कर लाया लेकिन शिवराज को आप केंद्र में ले आए, आपने वहां दोनों पर एक डमी कैंडिडेट को बिठा दिया। तो ये सारे खतरे, चैलेंजेस बीजेपी के लिए ही है और शायद प्रधानमंत्री के लिए भी ये स्थिति सही नहीं है। उनको जो टैलेंटेड लोग हैं उनको जगह देनी चाहिए। सरकार में जो कोई भी आया वो चुनाव जीत करके ही आया, किसी ने घुसपैठ नहीं की है। आज की सरकार अगर चुनाव जीत करके आई है तो पहले की भी सरकारें चुनाव जीत करके आई है। पहले भी पार्टियां जीतती थी, आज एक व्यक्ति जीत करके आया। हमेशा बार बार बताया जा रहा है कि 2014 में फलाने व्यक्ति मोदी जी मोदी जी मोदी जी मोदी जी। सवाल इस बात का है कि अगर यह इतनी मजबूत सरकार है जिसके सामने कोई ताकत नहीं है, तो वह मजबूती तो दिखनी चाहिए। आपकी अर्थव्यवस्था कहां चली गई? आपके रुपए की स्थिति कहां है? आपका विकास दर कहां चला गया? आपका व्यापार और निर्यात की वजह से हमारी स्थिति कमजोर हुई। हालांकि बहुत सारे इकोनॉमिस्ट ये कह रहे हैं कि रुपये तो तब भी गिर रहा था जब वेस्ट एशिया क्राइसिस शुरू नहीं हुआ था, उससे पहले भी गिर रहा था। अरे भाई, कभी भी गिरना शुरू हुआ, आप रोक लिए होते गिरने को। तब गिरना शुरू हुआ था, अब गिरना शुरू हुआ, ये कोई तर्क तो नहीं है ना। सवाल है कि जब ये सरकार आई उसके बाद से रुपए का अवमूल्यन शुरू हो गया। और आज की स्थिति क्या है आपकी जानकारी में है वो? क्यों नहीं रोक लिया आपने? जो विकास दर है उसकी क्या स्थिति है? रोज जो अब तो अंतर्राष्ट्रीय संस्थान कहने लगे हैं कि भारत जो आंकड़े उपलब्ध कर रहा है उस पर विश्वास करना कठिन है। क्यों ऐसी स्थिति हो गई? विकास दर आपका क्या रह गया? ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर दोनों की स्थिति क्या है? आप ये सोचिए कि जिन देशों के साथ आपका व्यापार लाभ का होता था वो नुकसान में चला गया। आयात और निर्यात का पूरे देश का अगर आप आंकड़ा देखिए तो लगातार आपका जो निर्यात है वो कम होता चला जा रहा है। क्यों होता चला जा रहा है? जिन देशों के साथ, इटली एक उदाहरण के तौर पर आप देखिए, उसे हमेशा से आपका जो आयात निर्यात है आपके पक्ष में रहा है। भारत के 2022 से लगातार हम नुकसान पे चलते चले जा रहे हैं। वो हमारी जो मात्रा है व्यापार की घटती चली जा रही है। कहां चले गए आप? अंतरराष्ट्रीय संबंधों में एक पश्चिम मैंने एशिया का महाद्वीप का यह मामला था जिस समय ईरान का युद्ध, कहां भारत की गिनती हुई? कौन किससे बात कर रहा था? आप इजराइल के साथ जाकर खड़े हो गए, जिस इजराइल के साथ दुनिया का कोई देश नहीं खड़ा है, और आप कहते हैं कि मैं इजराइल के साथ हूं और इजराइल के साथ रहूंगा भी। इस देश की जो डिप्लोमेसी रही है, इजराइल के साथ तो हमारे संबंध खराब ही नहीं है। लेकिन राजगोपालन जी कुछ बोल रहे हैं। जी राजगोपाल जी, वो एनईसी के मैं अपनी बात पूरी कर लूं। कोई जवाब हाँ, दे दो। एनईसी मैं अपनी बात पूरी कर लूं, फिर राजगोपाल जी मनमोहन सिंह पे भी आएंगे। सुनील जी, मनमोहन सिंह पे भी आएंगे अपनी बात पूरी करने के बाद। नहीं, आप बिल्कुल आप सोच लीजिए कि आज की स्थिति क्या हो गई है। आपका शिक्षा का बजट लगातार कम होता चला जा रहा है। आपका स्वास्थ्य का बजट लगातार कम होता चला जा रहा है। दुनिया के 200 विश्वविद्यालयों में से आपकी एक विश्वविद्यालय की गिनती नहीं है। ये स्थिति तो पहले नहीं थी, 2014 के पहले नहीं थी। आइए, कहा जाता था कि दुनिया में सर्वाधिक जो कुशल लोग, योग्य लोग हैं, उनमें भारत भी एक देश है जहां से कुशल योग्य लोगों की पहचान होती है। आज आप कहां खड़े हो गए? अमेरिका के साथ आपका संबंध हमेशा से फायदे का रहा है। आज किस तरह का आपने टैरिफ का समझौता कर लिया, उनके साथ व्यापार का समझौता आप करने जा रहे हैं या कर रहे हैं? ये तो हमने कभी नहीं स्वीकार किया था। सवाल इस बात का यह है कि मजबूत सरकार का ढिढोरा पीटने का मतलब ये भी होना चाहिए कि वह मजबूती दिखाई पड़े, चाहे विदेश नीति हो, चाहे स्वदेश की नीति हो, चाहे आर्थिक नीतियां हो, चाहे कृषि नीति हो। या मजबूत देश होता है क्या कि आपका किसान 1 साल से ज्यादा समय तक आंदोलन करता रहे, सड़क पर बैठा रहे, और उससे वार्ता की भी स्थिति आप नहीं बना सकते हैं। 1 साल के बाद आपको निर्णय लेना पड़ेगा। यह मजबूत सरकार का परिचायक है। ये सवाल ये नहीं है। सवाल ये है कि आप
कारपोरेट के साथ हैं तो आम आदमी के साथ नहीं हो सकते। 2G का हस्र क्या हुआ न्यायालय में, साबित हो पाया हो? सबसे बड़ा स्कैंडल आज कहा जा रहा है इलेक्टोरल बॉन्ड, उसे बात करने के लिए कोई तैयार है? इस देश में हमेशा से राजनीतिक दलों ने यह बात कही थी कि उद्योगपतियों का और कारपोरेट का राजनीतिक दलों में हस्तक्षेप नहीं स्वीकार किया जाएगा। ऐसे कानून भी नहीं बनाए गए, बनने नहीं दिए गए, सरकारों ने विरोध किया, बड़े बड़े नेताओं ने विरोध किया। 2014 में सत्ता में आने के बाद इस सरकार ने क्या किया? कोई भी उद्योगपति, कोई भी औद्योगिक घराना, कोई भी कारपोरेट लाभ में हो, नुकसान में हो, किसी भी रूप में हो, वो चंदा दे सकता है और गोपनीय चंदा होगा, किसी को बताया भी नहीं जाएगा। न्यायालय ने उसको इतने सालों के बाद उसको कहा कि नहीं नहीं ये गैर कानूनी है। सवाल इस बात का, उससे बड़ा स्कैम क्या है? इस सरकार में पारदर्शिता की स्थिति क्या रह गई है? आप पीएम केयर फंड लेकर के आए। पीएम केयर फंड ऐसा तो नहीं है ना कि कोई किसी की निजी संपत्ति है, वो दुनिया के लोग, देश भर के लोग उसमें अपना योगदान करते हैं। सरकारी कर्मचारियों से पैसा लेकर के उसमें डाला गया, और क्या तो उसके ऊपर आरटीआई का नियम लागू नहीं होता? ये कौन सा तर्क है? तो ट्रांसपेरेंसी आपको स्वीकार्य नहीं है, आलोचना आपको स्वीकार्य नहीं है। अर्थव्यवस्था को लेकर के जो आपको आलोचना की जाएगी उसको कहेंगे नहीं नहीं ये तो देश के हितों के खिलाफ है। अडानी के लेकर बात किया जाएगा कि देश का इतना बड़ा उद्योगपति है, उसके खिलाफ लोग पूरे दुनिया में उसका डंका बज रहा है और उसके खिलाफ नारा लगा रहे हैं। ये इस तरह के जो नैरेटिव बनाए जाते हैं, यह मजबूत सरकार का परिचायक है। मजबूत सरकारें अपने डिलीवरी से जानी जाती है। वो दिखाती है कि हाँ हमने एक हमारा कठोर निर्णय है और हमने एक निर्णय लिया। तो आप इस तरह कोई एक महत्वपूर्ण ऐसा निर्णय सरकार पिछले 10-12 वर्षों का बता दे जो ऐसा निर्णय हुआ जिससे एक बहुत ही जो टर्निंग पॉइंट रहा हो किसी भी क्षेत्र में। ठीक है, ये सवाल ही नहीं है। सरकार की यह सरकार तमाम मोर्चों पे विफल है, बशर्ते आप सुनने के लिए कुछ तैयार नहीं है, आलोचना सुनने के लिए आप तैयार नहीं है। मनमोहन सिंह ने किया, मनमोहन सिंह ने वो किया, इंदिरा गांधी ने, यह इतिहास सबके जानकारी में है। रिमोट की सरकार थी, रिमोट ठीक है, रिमोट की सरकार थी, उसका हस्र वही हुआ। कांग्रेस के लोगों ने स्वीकार कर दिया, दंड दे दिया। अगर जो भी सरकार थी तो जनता ने उनको दंड दिया। तो कुल मिलाकर जो बड़ी बात है, कैबिनेट रिसफल जब होगा और उसमें जब जिन चेहरों को शामिल किया जाएगा या फिर जिन चेहरों को हटाया जाएगा, उससे ये फर्क समझ में आएगा कि प्रधानमंत्री उनके कामकाज के ऊपर एक तरह से निर्णय ले रहे हैं या फिर चुनावी समीकरण की वजह से कैबिनेट में लोगों को शामिल किया गया है या ड्रॉप किया गया है, या फिर उसके पीछे किन क्राइटेरिया की वजह से उन मंत्रियों को हटाया गया है, ये इंडक्ट किया गया है। क्योंकि इतिहास में इससे पहले ज्यादातर इलेक्टोरल जो कंसिडरेशन है उसका इस्तेमाल किया गया है। इनकॉम्पिटेंसी या फिर जिसको कहते हैं अक्षमता बहुत कम मौकों पर इस्तेमाल किया गया है। तो आज के कार्यक्रम में इतना ही। राजगोपालन साहब आप जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सुनील शुक्ला जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और साथ ही संजय आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए डायलॉग के साथ। Every book has a journey, and every author has an untold story. Behind every powerful book lies curiosity, courage, and countless conversations. Discover them all on Books and Banter, a Dialogus Digital original series.